हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज आपको हम पढ़ाते हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं या क्रिस्टल जो निकाय होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक। और इसके लिए आपको हम बताएंगे सुपर ट्रिक, उसके माध्यम से आप आसानी से सातों आप क्रिस्टल निकाय तैयार कर सकते हो, ठीक। देखो यहाँ लिखेंगे कि जो क्रिस्टल निकाय हैं या क्रिस्टल जालक, जो सिस्टम हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और उसके लिए पढ़ेंगे सुपर ट्रिक, पढ़ेंगे इसके लिए सातों क्रिस्टल जालक कैसे तैयार करेंगे वो आप देखिएगा कि सातों क्रिस्टल जालक आप कैसे तैयार करेंगे। इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। इसमें तो लिखेंगे पहले हम ट्रिक। ट्रिक में क्या आएगा? सी टी उर्मिला को मारता है, रोहित त्रिवेदी। ये आपकी इसकी सुपर ट्रिक है। आप इसकी सहायता से सातों क्रिस्टल निकाय आसानी से तैयार कर लोगे, ठीक। सी टी उर्मिला को मारता है, रोहित त्रिवेदी। 1 2 3 4 5 6 7। तो वो सी का मतलब क्या हुआ? सी यहाँ पर साइड में लिख देंगे सी, और हो गया टी। उर्मिला का मतलब यहाँ पर ओ चलेगा, ध्यान रखना, ठीक। मारता चलेगा एम, है का मतलब एच, रोहित का मतलब RHO, और त्रिवेदी का मतलब TRI। ये हो गई सुपर ट्रिक। यहां पर लिखेंगे हम क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल निकाय लिखेंगे, ठीक। ये आपका है सी टी उर्मिला को मारता है हो गया रोहित त्रिवेदी। ये क्रिस्टल निकाय हैं। यहां पर लिखेंगे इसकी अच्छी लंबाइयां, अच्छी लंबाइयां A, B व C मान ली गई। भाई जानते हो आपके ये क्रिस्टली ठोस 3 डायमेंशनल होते हैं, तो इसमें 3 बीमाएँ होंगी, ठीक है, A और B और C। यहाँ पर जो आएंगे वो आएंगे अच्छी कोण, अच्छी कोण ले लेंगे अल्फा, बीटा व गामा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? सी टी उर्मिला को मारता है, रोहित त्रिवेदी। तो C का मतलब क्या हुआ? क्यूबिक। सी का मतलब हो गया बेटा क्यूबिक। टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल। अब इनकी हिंदी भी सब लिख देंगे, ठीक। और ओ का मतलब हो गया आर्थोरोम्बिक। एम का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक। ये आप जब इसको सीख लेंगे तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको ही तैयार हो जाएगा, ठीक। मोनोक्लिनिक। एच का मतलब है हेक्सागोनल, और इसका मतलब है आपका रोम्बोहेड्रल। और ट्राई का मतलब है यहाँ ट्राइक्लिनिक। अभी सब हिंदी भी बता देंगे, आप टेंशन मत लेना। तो आसानी से तैयार हो जाएगा। सी टी उर्मिला को मारता है, रोहित त्रिवेदी। सी मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। अब देखिए इसकी अच्छी लंबाइयां कैसे तैयार होंगी, ठीक, क्योंकि लंबाइयों की सहायता से भी इसके कुछ नाम होते हैं, इसीलिए अभी पहले लंबाइयां और ये लिख दें, फिर इनके नाम भी लिखते हैं, ठीक। पहला बहुत आसान है कि पहले में A बराबर B बराबर C। भाई A बराबर B बराबर C, क्योंकि आपका घन है, क्यूब है, क्यूबिक है, तो इसमें अच्छी लंबाइयां बराबर होती है। अगले वाले में A बराबर B लेकिन बराबर नहीं C। पहली बार में तीनों बराबर, अगली में C नहीं बराबर। और अगले वाले में क्या आएगा? A बराबर नहीं, B बराबर नहीं, C, तीनों नहीं बराबर। ये तो आसानी से तैयार हो गए होंगे कि A बराबर B बराबर C, फिर A बराबर B बराबर नहीं C, और A बराबर नहीं B बराबर नहीं C।
इसी का चिन्ह कर दो बिल्कुल उल्टा, इसको बिल्कुल ऐसे ही पलट दो। तो a बराबर b बराबर नहीं है सब। फिर अगला क्या आएगा आपका, a बराबर b बराबर नहीं c। फिर अगला आपका आएगा थर्ड ये कि a बराबर b बराबर c। और इसके बाद जो अगला आएगा वो a बराबर नहीं b बराबर नहीं c। ये आपका पहले क्या था कि a बराबर b बराबर c, अगले वाले में c बराबर नहीं, अगले वाले में तीनों बराबर नहीं, और फिर इनको तीनों को पलट दो। देखो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और लास्ट में लिख दीजिए तीनों बराबर नहीं। इस तरीके से आपको अच्छी लंबाइयां तैयार हो गई होंगी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आता है ये, और कंपटीशन एग्जाम में बेटा काम आएगा। ठीक, जैसे आपको ये दिया हुआ है, कोड भी दिया है, पूछेगा क्या है, कौन सा क्रिस्टल निकाय है, तो आप इसी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक, अगला क्या आपका देखिएगा, अच्छी कोड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। भाई घन में क्या होता है, प्रत्येक कोड 90 होता है। ठीक, अगले वाले में बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या आएगा 90। ये भी भैया तीनों बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, तीनों बराबर बराबर हैं अभी। ठीक, तीनों आपके कैसे बराबर बराबर। अब देखिए इनको मान लेते हैं पापा, ये मान लेंगे बेटा, इनको मान लेंगे मम्मी। ठीक है, तो समझिए कि पहले तीनों ये बराबर हैं। बताओ तीनों कैसे बराबर। फिर क्या हुआ, देखिए होगा क्या भाई, अब अल्फा बराबर गामा बराबर 90, ये तो 90 रहा। क्यों, क्योंकि बेटा की हो गई शादी, वो हो गया अलग। ठीक है भाई, अभी तक तो तीनों बराबर थे, तीनों बराबर हैं। फिर क्या हुआ, बेटा की शादी हो गया अलग, अब कौन बचा, मम्मी और पापा। ठीक है, अब भैया जब बेटा की शादी अलग हो गई तो हुआ क्या भैया, मम्मी का बीपी हो गया हाई। ठीक है, ये तो 90 हैं, लेकिन मम्मी कौन है, गामा, और इनका बीपी हो गया हाई, अर्थात कोड हो जाएगा 120। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए है, ये वाला ये है आपका, ये इधर है, ये इधर है आपका, ये इधर है। ठीक, ट्रिक सभी को समझ में आ रही। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी करोगे, वीडियो को लाइक भी करना, और ये आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, ध्यान रखिएगा, आसानी से तैयार भी होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे परमानेंट तैयार रहेगा। तो बताओ क्या भाई, बेटा की शादी अलग हो गया, फिर क्या हुआ, मम्मी का बीपी हाई हो गया। अब क्या होगा, तीनों बराबर तो रहे लेकिन 90 के बराबर नहीं रहे। ठीक भाई, जैसे पहले व्यवहार था मम्मी पापा बेटा में, वैसा अब व्यवहार नहीं रहा। फिर क्या हुआ, अब तीनों अलग थलग हो गए। भाई तीनों क्या हो गए, अलग थलग। पहले क्या, तीनों बराबर तो थे लेकिन पहली जैसी बात नहीं रही। अब लास्ट में क्या हुआ, तीनों अलग थलग। ठीक, लड़ाई झगड़ा हो गया और आपके अलग थलग हो गए। इस तरीके से आप आसानी से ये तैयार कर सकते हो पूरी टेबल, और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कैसे पूछते हैं, आपका इस तरीके से लिख देंगे, या ये लिख देंगे, या ये लिख देंगे, उसके साथ ये भी लिख सकते हैं, या कभी कभी ऐसा लिख देंगे और ये लिख देंगे, और पूछेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आपको वहाँ डिटेल में नहीं लिखना है, आप सिर्फ शार्ट में लिखेंगे, और ये भी आप बना लेंगे आसानी से यदि प्रैक्टिस करेंगे आप, और आसानी से आप बता भी दोगे। ठीक, तो देखिए इसका नाम क्या है, इसको लिखते हैं घनी। ये आपका घनी है। टेट्रागोनल को कहते हैं चतुष्फलकी। चतुष्फलकी, चतुष्फलकी का एक दूसरा नाम भी है। देखो दो लंबाइयां बराबर हैं तो इसे बोलते हैं द्विसमलंबाच। बता इसे क्या कहते हैं, द्वि मतलब दो, और सम मतलब बराबर, लंब मतलब लंबाच मतलब लंबच्छ बराबर है। ठीक है, टेट्रागोनल को बोलते हैं चतुष्फलकी, या लिखेंगे क्या, द्विसमलंबाच, क्योंकि दो लंबाइयां बराबर हैं। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक, तीनों अक्ष पर लंबाइयां बराबर नहीं है, तो इसे लिखेंगे विषम, इसे लिखेंगे विषम लंबाच। इसका नाम है विषम लंबाच। और ये मोनो का मतलब होता है एक,
और ये हो जाएगा एकांताक्ष। मोनोक्लिनिक मतलब एकांताक्ष। एकांताक्ष मतलब एक भी अक्ष समान, लंबाइयां समान नहीं है। हेक्सागोनल को बोलते हैं षटकोणिक, षटकोणीय। और रोम्बोहेड्रल कहलाता है त्रिसमन्ताक्ष। इसको कहते हैं त्रिसमन्ताक्ष। मतलब त्रि मतलब तीन, सम मतलब समान हो गया, और ताक्ष का मतलब तीनों अच्छी लंबाइयां बराबर हैं, इसीलिए बोलते हैं इसे क्या, त्रिसमन्ताक्ष। और इसका नाम आपका है त्रिन्ताक्ष। बोलो क्या नाम है, त्रिन्ताक्ष। मतलब तीनों लंबाइयां समान नहीं है। ठीक, तो इसको लिखते हैं ट्राई। मतलब क्या हुआ, देखो ट्राई का मतलब क्या हो गया, त्रि। और जैसे लिखा मोनो का मतलब एक, और क्या होगा न ताक्ष, वही क्लिनिक, वही यहां भी क्लिनिक है, न ताक्ष। तो आसानी से ये हिंदी में भी नाम याद करना चाहो तो याद हो सकते हैं, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में इनको भी हिंदी में लिखते हैं। लिखेंगे रोम्बोहेड्रल, तो आप और भी तरीके से आसानी से तैयार नहीं होगा, जिससे आप शॉर्ट मेथड से यदि तैयार करोगे तो आपको ये आसानी से तैयार होगा। ध्यान रखिएगा भैया, इनको कैसे तैयार करना है आपको ट्रिक बताई है, बहुत ही सरल है। जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इससे आप आसानी से तैयार कर लोगे। आपको बताएंगे भी अगले वीडियो में। ठीक, ऑप्शन लिखेंगे, आप पहचानोगे इसे। घर में 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करोगे, और फिर देखो अगले वीडियो में आपको ऑप्शन लिखेंगे, आप पहचान कर बताओगे अपने आप स्वयं। तो आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। आप ये पहले स्टार्ट टिक लिखोगे, उसके बाद आप इसको बनाना सीख जाओगे आसानी से। कैसे बनाएंगे, पहले तीनों बराबर, अगले में सी बराबर नहीं, अगले में तीनों बराबर नहीं, इनको बिल्कुल पलट दो, और लास्ट में तीनों बराबर नहीं। इसमें क्या, पहले तीनों में तीनों बराबर हैं, भाई बराबर है 3 में। अब क्या हुआ, बेटा की शादी अलग, ये रह गए, मम्मी का बीपी हाई, ये अलग, ये रह गए। अब तीनों में एक जैसा व्यवहार नहीं रहा, 90 नहीं रहे, लास्ट में क्या, लड़ाई, सब अलग हो गए। ठीक, तो ये ट्रिक आप बताएंगे मुझे कैसी लगी, कमेंट्स भी करेंगे, और इसको आप तैयार भी कर लेंगे। ठीक, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। देखते हैं एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के नियम। ठीक, तो देखो इससे पहले आपको एकक कोशिकाएं पढ़ाई होंगी, उसमें अवयवी कण कहीं कोनों पर था, कहीं फलकों के केंद्रों पर था, तो उनको ज्ञात करने के नियम। पहला नियम कि जो एकक कोशिका के कोनों पर अवयवी कण होते हैं, ये एकक कोशिका है, इसके कोनों पर जो अवयवी कण होते हैं, ये सरल वाली है, सिंपल वाली थी, इसके कोनों पर उपस्थित हैं, ये अवयवी कण है। आप देखकर बताएंगे इसका, इस अवयवी कण का इसके बनने में कितना योगदान होगा। आप लोग सोच कर बताएं। भाई एक इकाई सेल ये है, अगली इकाई सेल इधर जुड़ जाएगी, ऐसे इधर जुड़ी दिखाई पड़ रही होंगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें आपको दिखाई पड़ता होगा कि इस अवयवी कण का 1/4 भाग इसके बनने में भाग ले रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इन अवयवी कणों को माना गया गोला, क्योंकि 3D है, इसीलिए इसका योगदान होगा 1/8। कह दो कैसे, देखिए आपका 1 भाग ये देखो, चौथाई, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये हो गया। ठीक, अब सोचो जैसे ही गोला है तो 4 इकाई सेल आपकी इधर जुड़ी एक फलक पर, अर्थात एक सतह पर, एक तल पर, और 4 इकाइयां पीछे भी तो जुड़ी होंगी। भाई 4 इकाइयां सामने इधर जुड़ी, 1 इकाई है, दूसरी इकाई है, तीसरी है, चौथी है, ऐसे 4 पीछे भी तो जुड़ी होंगी, क्योंकि ये गोला है। इसीलिए क्या होता है कि जो अवयवी कण इसके कोनों पर या शीर्षों पर होते हैं, इसका योगदान होता है 1/8। कितना योगदान होगा, 1/8। ये सभी को समझाया होगा जैसे हमने समझाया इसको। ठीक, पर जैसे गोला तो 1 इकाई देखो ये जुड़ी, दूसरी इकाई इधर जुड़ेगी, तीसरी यहां, चौथी यहां, तो 4 इस वाले तल पर हो गई, 4 आपकी उधर होंगी, तो 8 हो गई। और जब कोई अवयवी कण, एक अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं को बनाने में भाग ले रहा है, तो इसका योगदान क्या होगा, एक एकक कोशिका बनने में।
या एक इकाई सेल बनने में इसका योगदान 1/8 होता है, ठीक। और जो फलक के केंद्र पर उपस्थित होगा उसका योगदान कितना होगा? 1/2। क्यों होगा भाई? जैसे ही फलक है, इसके यहां पर अभिविकर्ण इसके सेंटर में रखा है, अगली इकाई का फलक ऐसे होगा तो देखो 2 ही एकक कोशिका बनने में भाग लेगा, तो एक एकक कोशिका को बनने में ये भाग लेगा, तो इसका योगदान कितना होगा? 1/2। इसका योगदान होगा 1/2, ठीक है। और जो केंद्र में उपस्थित होगा इसका योगदान तो पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि ये अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं होगा, क्योंकि तो उसके बीच में रखा है। तो इसीलिए क्या होता है, बात सभी को सुन आ रही कि नहीं, कि ये जो बीच में होगा इसका योगदान पूर्ण रूप से होता है। अब क्या होगा, हो सकता है अभिविकर्ण कहीं किनारों पर उपस्थित हो, तो इसका योगदान कितना होगा? ये किनारों पर उपस्थित अभिविकर्ण, इसका योगदान कितना होगा? तो इसका योगदान 1/4 होगा। कि इसमें तो 1/2 दिखाई दे रहा भैया। तो देखो एक इकाई से लिए, एक इधर, सुना रहा। अब क्या होगा, 2 उधर भी तो होंगी भाई, 2 इस वाले फलक पर अर्थात सतह पर और 2 उस वाली सतह पर तो होंगी भैया। इसीलिए इसका योगदान 1/4। एक अभिविकर्ण का, ये आपका अभिविकर्ण है, इसका एक कोशिका के बनने में इसका योगदान 1/4, क्योंकि एक इकाई से लिए जुड़ी, एक इधर जुड़ी, तो ये इस वाली सतह पर हो गई और उस वाले पर भी होंगी, ठीक। तो यही इसके ये 4 नियम है कि जो कोनों पर उपस्थित अभिविकर्ण होगा उसका योगदान 1/8, जो फलकों के केंद्र पर होगा उसका योगदान 1/2, जो इसके केंद्र में होगा उसका योगदान पूर्ण रूप से, और जो इसके किनारों पर होगा या कोरों पर होगा इसका योगदान 1/4 होता है, ठीक। उसी को यहां पर अपने लैंग्वेज में लिखना है कि एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं द्वारा 8 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है, ठीक। कि एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित अभिविकर्ण 8 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। ये 8 के द्वारा, जैसे बताया था 4 इधर दिखाई पड़ रहा, 4 उस वाले सतह पर है, ठीक। अतः एक एकक कोशिका के लिए इसका योगदान 1/8 या इसका अंश 1/8 होता है, इसका योगदान 1/8 होता है। ये हो गया कोनों के लिए, ठीक। नंबर 2 नियम कि एकक कोशिका के फलकों के केंद्र पर स्थित अवयवी कण 2 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। सहभाजित मतलब होता है शेयर्ड, भाई जो ये होगा वो 2 के द्वारा सहभाजित होगा, ठीक। कि एक कोशिका के फलकों के केंद्र पर स्थित अवयवी कण 2 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। अतः एक एकक कोशिका के लिए इसका योगदान 1/2 होता है। भाई इसका योगदान कितना हो? 1/2। अब देखते हैं इसके बाद के 2 नियम और। नंबर 3 क्या, एकक कोशिका के केंद्र में एकक कोशिका के केंद्र में, ये
तीसरा नियम है एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण किसी भी एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं होता। ठीक, किसी अन्य या आप लिख लेंगे अवयवी कण किसी अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा, ठीक, कि एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण किसी अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं होता है, सहभाजित नहीं होता है। अतः एक कोशिका के लिए इसका योगदान पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है। यह आपका तीसरा रूल। आप देखिए चौथा रूल, तीसरा सभी को समझ में आया होगा कि एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण किसी अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं होता, अतः एक एकक कोशिका के लिए इसका योगदान पूर्ण रूप से होता है। नंबर 4, एक एकक कोशिका के किनारों पर, ठीक है, किनारों पर या कोनों पर, ये बता रहे हैं। ठीक, एकक कोशिका के किनारों पर या कोनों पर, किनारों पर या कोनों पर स्थित अवयवी कण क्या होता है? तो देखिएगा चौथा रूल क्या बताया था कि एकक कोशिका के किनारों पर या कोनों पर स्थित अवयवी कण बताया था आपको चार एकक कोशिकाओं द्वारा, जो यहां बताया था वो 4 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। अतः एक एकक कोशिका के लिए इसका योगदान कितना होगा? 1/4। आप ऐसे नहीं चिन्ह कर देना, आपको भैया रूल लिखने हैं, थर्ड भी फोर्थ भी। ठीक, बात सभी को सुनना है कि नहीं? कि जो हमारा कोने पर उपस्थित होगा अवयवी कण उसका योगदान 1/8 होगा, जो फलक के केंद्र पर होगा उसका योगदान 1/2 होगा, जो अंतः केंद्र में होगा उसका योगदान पूर्ण रूप से होगा, जो किनारों पर या भुजा पर होगा अर्थात कोरों पर होगा उसका योगदान 1/4 होगा। ठीक, कैसे होगा? ये 3D है, आप इनको कायदे समझें। ठीक, कि किस तरीके से ये इकाई से जुड़ी, एक दूसरी यहां जुड़ेगी, तीसरी है, चौथी है, ये इस वाली सतह पर है, और ये चूंकि 3D है, गोला है, तो 4 उधर भी इकाइयां जुड़ी होंगी, तो 8 के द्वारा सहभाजित होगा। ये 2 के द्वारा, क्योंकि फलक पर ही रखा, अगला फलक ऊपर होगा, इसका योगदान पूर्ण रूप से होगा, और इसका योगदान 1/4 होगा। ठीक, क्योंकि एक इकाई से लिए, दूसरी है और 2 उधर जुड़ी होंगी, तो इसका योगदान 1/4 होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको ये रूल आपको समझ में आया हो तो हमारा वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक, इसके आगे की वीडियो आपको हम आगे देंगे।